हाय फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रतिरक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में इम्यूनाइजेशन कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम। इन दोनों टॉपिकों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोनों टॉपिकों के बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्रतिरक्षा के बारे में, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो शरीर की वह प्राकृतिक क्षमता जिसके द्वारा वह हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे हमारे जीवाणु, विषाणु और कवक, या हमारे जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और हमारे विषैले पदार्थ और अन्य जो बाहरी तत्व है एंटीजन, इनसे लड़के अपनी रक्षा करता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा की क्या परिभाषा होगी? शरीर की वह प्राकृतिक क्षमता जिसके द्वारा वह हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे हमारे जीवाणु, विषाणु और कवक, विषैले पदार्थों और अन्य जो बाहरी तत्व जैसे एंटीजन्स होते हैं उनसे लड़के अपनी रक्षा करता है। बात करें इस प्रणाली की तो यह कोई एक अंग नहीं है। जो हमारी प्रतिरक्षा की बात करें इम्यूनिटी की, तो ये कोई अंग नहीं है, बल्कि ये हमारे कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का, ये हमारे क्या कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आप इसे याद रखिए। अब हम देखेंगे प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी हमारे दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे इन्नेट और एक एडेप्टिव। इन्नेट मतलब सहज प्रतिरक्षा और दूसरी हमारे एडेप्टिव मतलब अनुकूली या उपार्जित प्रतिरक्षा। तो हमने देखा प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। दोनों के बारे में एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी? इन्नेट, जिसे हम नेचुरल इम्यूनिटी या फिर सहज प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। तो हमारे शरीर की जन्मजात सुरक्षा प्रणाली, ये हमारी क्या है? शरीर की जन्मजात सुरक्षा प्रणाली है। और ये हमारे बाहरी तत्वों के खिलाफ, ये क्या करती है? बाहरी तत्वों के खिलाफ शरीर की पहली रक्षा पंक्ति मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आप इसे याद रखें। कौन सी? सहज प्रतिरक्षा, जिसे हम इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। बात करें इसकी विशेषता की, तो इसकी क्या क्या विशेषता है? पहली विशेषता आती है अवशिष्ट। अविशिष्ट का मतलब नॉन स्पेसिफिक। तो ये सभी प्रकार के रोगाणुओं के लिए एक जैसा ही काम करती है, किसी के लिए विशिष्ट कार्य नहीं करती है। ये क्या हमारे सभी प्रकार के रोगाणुओं के लिए एक जैसा ही काम करती है। ये भेदभाव नहीं करती कि वायरस है या बैक्टीरिया, दोनों को ही रोकने का काम करती है। फिर त्वरित प्रतिक्रिया मतलब फास्ट रेस्पॉन्स की बात करें तो संक्रमण होते ही, क्या संक्रमण होते ही ये तुरंत कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों में सक्रिय हो जाती है। जैसे हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है तो संक्रमण होते ही हमारे क्या तुरंत सक्रिय हो जाती है, मतलब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में सक्रिय हो जाती है। फिर स्मृति के अभाव की बात करें, नो मेमोरी मतलब ये रोगाणुओं को याद नहीं रखते। मतलब एक बार संक्रमित होने के बाद क्या, एक बार संक्रमित होने के बाद जब ये ठीक कर लेती है तो उसके बाद दोबारा से यदि वो रोगाणु हमला करते हैं तो दोबारा से वैसा का वैसा ही रेस्पॉन्स शरीर देता है। तो मतलब ये पिछले जो संक्रमण को याद नहीं रखती है। अल्पकालिक होती है, शॉर्ट टर्म होती है, तो इसकी प्रतिक्रिया सीमित समय के लिए होती है। तो ये हमारी क्या इन्नेट या नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है उसकी विशेषता है। पहली विशेषता हमारी अविशिष्ट मतलब नॉन स्पेसिफिक, दूसरी त्वरित प्रतिक्रिया मतलब फास्ट रेस्पॉन्स, तीसरा हमारा स्मृति का अभाव मतलब नो मेमोरी और चौथा हमारा अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म। अब देखेंगे जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है मतलब सहज प्रतिरक्षा है, इसके कौन कौन से घटक है? तो इसके हमारे चार घटक है, ये चार बैरियर्स है जिनके माध्यम से ये प्रतिरक्षा की जाती है। पहला बैरियर आता है हमारा कौन सा? फिजिकल बैरियर। पहला बैरियर कौन सा? हमारा फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध की बात करें तो इसमें आती है हमारी कौन सी? स्किन। पहले कौन सी आती है? हमारी स्किन। स्किन की बात करते हैं, हमारे सबसे बड़ा रक्षक और रोगाणुओं को अंदर ले जाने से रोकता है। ये हमारे क्या सबसे बड़ा रक्षक है जो क्या करता है? हमारे रोगाणुओं को अंदर ले जाने से रोकता है। कौन? स्किन। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर पे स्किन होती है। फिर श्लेष्मा झिल्लियों की बात करें, म्यूकस मेम्ब्रेन की, हमारे नाक, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। क्या? नाक, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र में जो मौजूद चिपचिपी परत है हमारे धूल और रोगाणुओं को फंसा लेती है और सीलिया इन्हें बाहर की तरफ धकेलती रहती है। सीलिया क्या करती है? इन्हें बाहर की तरफ धकेलती रहती है। और क्या करते हैं? जो हमारे म्यूकस है ये हमारे क्या करते हैं? इनको फंसा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे भौतिक अवरोध या फिजिकल बैरियर के तहत हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ जो इम्यूनिटी है ये हमारी देख सकते हैं क्या? स्किन है और श्लेष्मा झिल्लियां हैं। दूसरा आता है हमारा कौन सा? रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध की बात करें जिसे फिजियोलॉजिकल या फिर केमिकल बैरियर कहते हैं। तो हमारा आमाशयिक जो अम्ल है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये बात करें आमाशयिक अम्ल की जिसे स्टोमक एसिड भी कहते हैं। तो पेट का जो HCl अम्ल है, पेट में जो हमारा HCl अम्ल है तो पेट का HCl निगले हुए रोगाणुओं को जला करके नष्ट कर देता है। पेट का HCl क्या करता है? निगले हुए जो रोगाणुओं को जला करके नष्ट कर देता है। और लाइसोजाइम की बात करें तो हमारा लार, आंसू और पसीने में पाया जाने वाला एंजाइम है। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम के हमारे लार, आंसू और पसीने में पाए जाने वाला एंजाइम है।
जो हमारा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। जो क्या करता है, हमारा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो ये हमने देखा रासायनिक अवरोध, जिसे फिजियोलॉजिकल या फिर केमिकल बैरियर कहते हैं। तीसरा अवरोध आता है हमारे कौन सा, सेल्यूलर बैरियर, मतलब कोशिकीय सुरक्षा। कोशिकीय सुरक्षा की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे कौन से, भक्षकणु। कौन आते हैं, भक्षकणु, जिसे फेगोसाइट कहते हैं या फिर मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स भी कह सकते हैं। तो फेगोसाइट, मैक्रोफिल्स या फिर हमारे न्यूट्रोफिल्स भी इन्हें कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे भक्षकणु। तो ये हमारे क्या, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये हमारे रोगाणु को निगल करके, मतलब फेगोसाइटिस के माध्यम से रोगाणु को नष्ट करती है। बात करें हमारे एनके सेल, मतलब प्राकृतिक हत्यारा सेल जिसे कहते हैं, कौन सी, एनके सेल, नेचुरल किलर सेल जिन्हें कहते हैं। तो ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर, मतलब कैंसर कोशिकाओं को खोज करके उन्हें नष्ट करने का काम करती है, कौन सी, एनके सेल, जिन्हें हिंदी में तो प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं या नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, हमारे वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं हैं और ट्यूमर या फिर कैंसर कोशिकाएं, उनको खोजती है और उन्हें नष्ट करने का काम करती है। चौथा बैरियर आता है हमारा कौन सा, साइटोकाइन अवरोध, मतलब साइटोकाइन बैरियर, जिसे प्रदाही प्रतिक्रिया या इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। मतलब जब हमारी कभी चोट लग जाती है या कुछ संक्रमण हो जाता है, तो चोट या संक्रमण वाली जगह पर लालिमा आ जाती है, सूजन आ जाती है, या वह स्थान गर्म हो जाता है, मतलब वहां पे गर्मी आ जाती है। और यहाँ कोशिकाएं इंटरल्यूकिन्स और हमारे इंटरफेरोन छोड़ती है। यहाँ की कोशिकाएं क्या करती है, इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरोन को छोड़ती है, जो अन्य रक्षक कोशिकाओं को वहां बुलाते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, अन्य रक्षक कोशिकाओं को वहां बुलाते हैं। पूरक तंत्र की बात करें, किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की बात करें, तो रक्त में मौजूद प्रोटीन जो हमारे सीधे रोगाणु को नष्ट करते हैं। रक्त में जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, सीधे रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। इस तरह हमने चारों के चारों जो बैरियर्स देखे, किसके, सहज प्रतिरक्षा के, कौन कौन से, एक तो हमारा भौतिक अवरोध, जिसमें हमारे दो चीजें आती है, स्किन और श्लेष्मचिल्लिया। दूसरा हमारा रासायनिक अवरोध, जिसमें हमारा आमाशिक अम्ल और लाइसोजाइम आता है। तीसरा आता है हमारा कौन सा, कोशिकीय सुरक्षा, जिसमें हमारा भक्षकणु और प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल आती है। चौथा हमारे आता है साइटोकाइन अवरोध या फिर प्रदाहीय प्रतिक्रिया, जिसमें हमारे क्या, पूरक तंत्र और हमारे क्या, इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन से जो हमारी लालिमा आती है, सूजन आती है, गर्मी आती है, इसको शामिल करते हैं। तो हमने सहज प्रतिरक्षा के बारे में तो देख लिया। अब देखेंगे हम अनुकूली प्रतिरक्षा। तो अनुकूली या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बातचीत करेंगे, किसके, अनुकूली या उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें। तो जिसे अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्या, अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इसे कहते हैं। तो हमारे जन्म के बाद जीवन भर, जन्म के दौरान जीवन भर विभिन्न रोगाणुओं के संपर्क में आने या टीकों के माध्यम से, आप इसे याद रखेंगे, यह जन्म के बाद जीवन भर विभिन्न रोगाणुओं के संपर्क में आने और टीकों के माध्यम से उपार्जित, मतलब एक्वायर्ड की जाती है। तो यह शरीर में हमारे जन्म के बाद शरीर के अंदर उपार्जित की जाती है। बात करें इसकी, तो इस शरीर की दूसरी और सबसे मजबूत पंक्ति होती है। तो ये हमारी पहली नहीं है, ये हमारी कौन सी, दूसरी और सबसे मजबूत पंक्ति है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। विशेषता की बात करें तो ये हमारी क्या, विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब हाईली स्पेसिफिक होती है। ये हमारी क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है। ये हर अलग अलग वायरस या बैक्टीरिया, ये हमारे हर अलग अलग वायरस या फिर बैक्टीरिया, मतलब जिनसे प्रतिजन निकलता है, तो जिन्हें हम प्रतिजन भी कह सकते हैं, तो उनको पहचान करके उनके लिए विशेष हथियार जैसे एंटीबॉडी बनाती है। तो इसकी बात करें तो इनकी पहली विशेषता आती है, ये क्या है, विशिष्ट होती है। तो ये हर अलग अलग वायरस या बैक्टीरिया को पहचान करके उसके लिए विशेष हथियार, मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करती है। फिर विलंबित प्रारंभ की बात करें, स्लो स्टार्ट की, कि पहली बार किसी नए रोगाणु के आने पर, यदि हमारे शरीर के अंदर कोई नया रोगाणु आता है पहली बार, तो इससे क्या है, सक्रिय होने में कुछ दिन लग जाते हैं, मतलब लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं। इससे सक्रिय होने में कितना है, 7 से 10 दिन लग जाते हैं, जब पहली बार हमारे संक्रमण होता है किसी रोगाणु से। फिर स्मृति की बात करें, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की, तो ये सबसे बड़ी इसकी ताकत होती है। ये क्या हमारी इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये बार रोगाणु को याद रखती है, ताकि भविष्य में वह दोबारा आए तो तुरंत और प्रबल हमला किया जा सके। जब दोबारा जीवन में आएगा तब क्या होगा, तो तुरंत और प्रबल हमला किया जा सके। और टीकाकरण इसी सिद्धांत पे काम करता है। अब हम बात करेंगे जो हमारी अनुकूली प्रतिरक्षा है, इसके घटकों के बारे में बातचीत करेंगे। तो अनुकूली प्रतिरक्षा के घटकों की बात करें तो इसके दो घटक है, एक हमारे बी और टी लिम्फोसाइट। हमारे आप इसे याद रखेंगे, जो हमारी अनुकूली प्रतिरक्षा है इसके घटकों की बात करें तो इसके दो घटक है, कौन कौन से, बी और टी लिम्फोसाइट। दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले बी कोशिकाएं, ये बी लिम्फोसाइट की बात करें, जिसे ह्यूमोरल प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये हमारे किसकी वजह से होती है, बी कोशिकाओं की वजह से होती है। बात करें इनकी,
तो हमारे तरल पदार्थों जैसे रक्त इनमें मौजूद होती है। जो हमारे शरीर के अंदर के तरल पदार्थ होते हैं उनमें मौजूद होती है हमारी कौन सी बी कोशिकाएं, जिससे कि हमारी रक्त। और बी कोशिकाएं क्या करते हैं, रोगाणुओं को पहचानती है। बी कोशिकाएं रोगाणुओं को पहचान करके एक विशेष प्रोटीन बनाती है जिन्हें प्रतिपिंड या फिर एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। ये हमारी बी कोशिकाएं क्या करते हैं, हमारे प्रतिपिंड जिसे एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ये बनाती है। बात करें हमारे कौन कौन से एंटीबॉडीज है, इन्हें आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। कौन कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, गैमेट। गैमेट की बात करें GAMED, गैमेट की बात करें GAMED, तो हमारी क्या इम्यूनोग्लोबुलिन होती है या फिर एंटीबॉडीज होती है। पहला आता है IgG। जी का मतलब होता है, जैसे हमारे ये शॉर्ट ट्रिक बना है GAMED, तो IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो इस तरह से हमारे पांचों को शॉर्ट ट्रिक में GAMED गैमेट के नाम से याद कर सकते हैं। तो पहली एंटीबॉडी आती है हमारी कौन सी, IgG। ये हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है और लंबे समय तक सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में क्या, शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, साथ ही साथ लंबे समय तक सुरक्षा देती है। और ये हमारे माँ से प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण में जा सकती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तब माँ से ये प्लेसेंटा के जरिए हमारे भ्रूण में आ और जा सकती है। बात करें दूसरी हमारी एंटीबॉडीज होती है IgA। ये हमारे श्लेष्मा मतलब म्यूकस, लार, आंसू और माँ के पहले दूध जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें पाई जाती है। कौन सी, IgA। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे श्लेष्मा, लार, आंसू और माँ के पहले दूध मतलब कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है। तीसरा आता है हमारा IgM, मतलब संक्रमण होने पर सबसे पहले यही एंटीबॉडी बनती है। जब भी शरीर के अंदर संक्रमण होता है तो हमारे शरीर में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, सबसे पहले IgM। फिर IgE, ई का मतलब एलर्जी, मतलब एलर्जी और अस्थमा, इनकी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है हमारी कौन सी, IgE। यदि कोई व्यक्ति किसी से हमारी एलर्जी होती है, किसी को एलर्जी होती है या फिर किसी को अस्थमा होता है किसी चीज से, वैसे तो धूल से अस्थमा होता है, तो जब वो संक्रमित होता है तो सबसे पहले तुरंत हमारी कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgE। फिर बी की बात करें, IgD, तो बी कोशिकाओं को सक्रिय करने में सहायता करता है कौन, IgD। ये हमारी बी कोशिकाएं होती है, तो बी कोशिकाओं को सक्रिय करने में सहायता करता है कौन, IgD। तो ये तो हमने कौन सी बात कर ली, ह्यूमरल प्रतिरक्षा जिसे बी कोशिकाएं कहते हैं। अब बात करें किसकी, टी कोशिकाओं की, जिन्हें टी सेल्स कहते हैं। तो एक कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा है, यह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसे हम टी कोशिका इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये कोशिका हमारा एंटीबॉडी नहीं बनाती, आप इसे याद रखेंगे। ये कोशिकाएं क्या हमारे एंटीबॉडी नहीं बनाती, बल्कि क्या करती है, सीधे संक्रमित कोशिकाओं पर ही हमला कर देती है। तो हमारे एंटीबॉडी नहीं बनाती बल्कि क्या करती है, सीधे संक्रमित कोशिकाओं पर हमला कर देती है। और ये हमारे कैंसर और अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अस्वीकार होने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। कि हमारे कैंसर कोशिका और जो हमारे कैंसर और अंग प्रत्यारोपण है, इनके अस्वीकार होने मतलब कई बार क्या होता है, हमारे अंग प्रत्यारोपण में जो अंग है उनको स्वीकार नहीं करता हमारा शरीर, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कौन करता है, हमारी ये टी कोशिकाएं। क्यों, क्योंकि उन्हें बाहरी मान लेती है। बात करें सहायक टी कोशिकाओं की, हेल्पर टी सेल की, जिन्हें CD4+ भी कहते हैं। तो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली की कमांडर है, ये हमारी क्या प्रतिरक्षा प्रणाली की कमांडर है कौन, हमारे हेल्पर टी सेल। और ये हमारे बी कोशिकाओं और मैक्रोफेज इनको संकेत देकर सक्रिय करती है। तो ये क्या करती है, बी कोशिकाओं और मैक्रोफेज को क्या करती है, संकेत देकर सक्रिय करती है। और HIV वायरस इन्हीं कोशिकाओं को नष्ट करता है। कौन सी, सहायक टी सेल या हाइपर हेल्पर टी सेल होता है, इन्हीं को नष्ट करता कौन, हमारा HIV वायरस। फिर आती है विषाणु नाशक टी कोशिकाएं मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल की बात करें, जिन्हें शॉर्ट में CD8 कहते हैं। क्या कहते हैं, CD8+ कहते हैं। ये हमारे सीधे संक्रमित कोशिकाओं में छेद करके उन्हें मार देती है। ये क्या करती है, संक्रमित कोशिकाओं को में छेद मतलब परफोरिन करके हमारे उनको मार देती है। अब बात करेंगे हमारे इनकी एक सिद्धांत की, सिद्धांत हमारा स्मृति सिद्धांत या टीकाकरण का सिद्धांत। क्यों, क्योंकि हमारी क्या इनेट या रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एक्वायर्ड जो हमारी इम्यूनिटी थी, इसके अंदर हमारी क्या स्मृति का सिद्धांत काम करता है। तो बात करें टीकाकरण के सिद्धांत में भी हमारी ये सिद्धांत काम करता है, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जब शरीर पहली बार किसी रोगाणु या वैक्सीन से लड़ता है, वैक्सीन का मतलब तो रोगाणु ही होता है। तो शरीर क्या, जब पहली बार किसी रोगाणु या वैक्सीन से लड़ता है तो कुछ बी और टी कोशिकाएं, क्या कुछ बी और टी कोशिकाएं स्मृति कोशिकाओं में बदल जाती है, मतलब मेमोरी सेल्स में बदल जाती है। आप इसे याद रखेंगे कि जब शरीर क्या पहली बार किसी रोगाणु या फिर वैक्सीन से लड़ता है तो कुछ बी या टी कोशिकाएं क्या है, हमारी स्मृति कोशिकाओं मतलब मेमोरी सेल्स में बदल जाती है। और टीका हमारे ये भी हमारे टीकाकरण का ही आधार है। तो वैक्सीन में भी क्या होता है, वैक्सीन में हमारे मृत या फिर हमारे कमजोर रोगाणु जो एंटीजन है
वो शरीर में डाले जाते हैं। तो वैक्सीन में क्या होता है, तो वैक्सीन में हमारे मृत या फिर कमजोर रोगाणु शरीर में डाले जाते हैं और शरीर इनसे लड़कर मेमोरी सेल बना लेता है। जब शरीर क्या है, शरीर के अंदर ये डाले जाते हैं तो शरीर क्या करता है, इनसे लड़के मेमोरी सेल्स बना लेता है या फिर स्मृति कोशिकाएं बना लेता है। और भविष्य में जब असली और खतरनाक रोगाणु हमला करता है, भविष्य में जब हमारे असली और खतरनाक रोगाणु हमला करता है, तो ये मेमोरी सेल्स या स्मृति कोशिकाएं उन्हें तुरंत पहचान लेती है और तुरंत इतनी भारी मात्रा में एंटीबॉडी बनाती है कि व्यक्ति बीमार पड़ने से पहले क्या रोगाणु नष्ट हो जाता है। तो हमने टीकाकरण का ये सिद्धांत देख लिया। अब हम देखेंगे हमारे दो तरह की प्रतिरक्षा देखी थी हमने, एक तो इन्नेट और दूसरी अडेप्टिव। दोनों के अंदर अंतर देख लेते हैं। ये तुलना क्या दिखाती है कि शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति और विशिष्ट रक्षा प्रणाली दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों के अंदर अंतर देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे किसकी, इन्नेट या सहज प्रतिरक्षा। दूसरा हम देखेंगे अनुकूली प्रतिरक्षा या एडेप्टिव, हमारी इम्यूनिटी। बात करें विशिष्टता की या स्पेसिफिटी, क्या स्पेसिफिटी की बात करें, तो ये हमारी सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, अविशिष्ट होती है, मतलब नॉन स्पेसिफिक होती है। ये हमारे सभी प्रकार के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरस के खिलाफ हर तरह से लड़ती है। जबकि अनुकूली प्रतिरक्षा कैसी होती है, प्रतिजन विशिष्ट होती है, मतलब ये हर अलग रोगाणु के लिए विशिष्ट प्रकार की से तैयार होती है। मतलब लक्षित हमला किया जाता है इसमें कि हर अलग रोगाणु के लिए विशेष रूप से तैयार होती है। प्रतिक्रिया समय टाइम की बात करें तो सहज प्रतिरक्षा कैसी होती है, त्वरित, मतलब फास्ट होती है। संक्रमण होते ही कुछ ही मिनटों में शरीर के भीतर ये सक्रिय हो जाती है। फिर बात करें अनुकूली प्रतिरक्षा की, तो ये हमारी विलंबित या स्लो होती है, तो पहली बार सक्रिय होने में कुछ दिनों से कुछ सप्ताह का समय भी लग सकता है। ये आराम से होती है। तीसरा अंतर आता है स्मृति का। किसके, स्मृति की बात करें तो इसमें कोई स्मृति नहीं होती। ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी कौन सी इन्नेट इम्यूनिटी है, इसमें कोई भी स्मृति नहीं होती और ये हमारे रोगाणु को याद नहीं रखती। दोबारा संक्रमण होने पर वही पुरानी जो प्रतिक्रिया है उसको बार बार दोहराती रहती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी वो कैसी होती है, दीर्घकालिक स्मृति रखती है। तो ये रोगाणु को याद रखती है, मतलब टीकाकरण का जो आधार है। और दोबारा संक्रमण तुरंत और प्रबल हमला करती है। फिर कंपोनेंट या प्रबल घटक की बात करें, प्रमुख घटक की, तो इसमें हमारे त्वचा, आमाशयिक अम्ल जो हमारे एचसीएल, पक्षकाणु मतलब फेगोसाइटोसिस, एन के कोशिकाएं मतलब एन की कोशिकाएं। तो इस तरह से हमारे क्या नेचुरल किलर सेल्स होती है, ये हमारे इसके प्रमुख घटक है। किसके, इन्नेट इम्यूनिटी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें हमारे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज इसके प्रमुख घटक है। किसके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमारे क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी इसके घटक है। सुरक्षा की अवधि की बात करें तो इससे हमारी अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म की सुरक्षा प्राप्त होती है। जबकि हमारे क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी से हमारे दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म या जीवन भर की सुरक्षा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों के बीच में तुलना करके देखें। तो हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की तुलना देखें तो अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली की ये दोनों के दोनों मुख्य कोशिकाएं शरीर की रक्षा में अलग अलग लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बी लिम्फोसाइट, फिर बात करेंगे हम टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले उसकी उत्पत्ति और परिपक्वता की बात करें तो हमारे बी सेल या बी लिम्फोसाइट की बात करें, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो हमारे बोन मैरो। इसी वजह से इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, बोन मैरो से होती है। तो अस्थि मज्जा में इसकी उत्पत्ति होती है और वहीं ये परिपक्व होती है। बात करें टी लिम्फोसाइट की तो उत्पन्न कहाँ होती है, ये अस्थि मज्जा में होती है। ये हमारा उत्पन्न तो अस्थि मज्जा में होती है लेकिन परिपक्व कहाँ होती है, थाइमस ग्रंथि में। आप इसे याद रखेंगे, हमारा टी लिम्फोसाइट कहाँ जाके परिपक्व होती है, हमारे थाइमस के अंदर, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स कहते हैं। मुख्य कार्यों की बात करें तो रोगाणु जैसे हमारे विदेशी पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं रोगाणु कहते हैं, उनको पहचान कर उनसे जुड़ती है और एंटीबॉडी बनाती है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, विदेशी पदार्थ जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको हम बोलते हैं विदेशी पदार्थ या फिर हमारे रोगाणु। इनको ये पहचानती है, फिर उनसे जाके जुड़ जाती है और फिर जुड़ने के बाद क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये भी हमारे रोगाणु को पहचानती है और बी कोशिकाओं की मदद करती है। ये क्या है, बी कोशिकाओं की मदद करती है और संक्रमित कोशिकाओं को सीधे मारती है। बी कोशिकाओं को मदद करके सीधे ही हमारे संक्रमित कोशिकाओं को मारने का काम करती है। बात करें एंटीबॉडी की तो हमारे एंटीबॉडी आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई इन सब का निर्माण और उत्पादन करने का कार्य करती है। तो हमारे सभी एंटीबॉडीज का निर्माण और उत्पादन ये हमारे कौन करती है, बी लिम्फोसाइट करती है। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो हमारे खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती। टी लिम्फोसाइट हमारे क्या करती है, खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती बल्कि हमारे बी कोशिकाओं को, क्या हमारे बी कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने में मदद मतलब सहायता करती है।
फिर प्रतिरक्षा के प्रकार की बात करें तो जो हमारे बी लिम्फोसाइट है, क्या बी लिम्फोसाइट है, ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा देती है? ये हमारी ह्यूमोरल प्रतिरक्षा, कौन सी? ह्यूमोरल प्रतिरक्षा देती है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी क्या रक्त मतलब द्रव या ह्यूमर में तैरते रहते हैं, इसलिए इसे ह्यूमोरल प्रतिरक्षा या ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। बात करें टी लिम्फोसाइट की तो ये हमारी क्या कोशिका मध्यस्थ मतलब सेल मीडिएटेड प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मतलब क्यों? क्योंकि सीधे कोशिकाओं को हमला करती है। ये क्या होता है? सेल मीडिएटेड मतलब सीधे ये हमारी जो कोशिकाएं होती है उन पे हमला करती है। जैसे हमारा कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय टी कोशिकाएं या टी लिम्फोसाइट सीधे हमला करती है। बात करें कोशिकाओं के प्रकार की तो हमारे बी लिम्फोसाइट क्या होती है? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे को होती है प्लाज्मा कोशिकाएं और एक होती है हमारे कौन सी स्मृति कोशिकाएं या फिर मेमोरी सेल्स। बात करें हमारे टी लिम्फोसाइट की तो ये हमारे मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक तो हमारे सहायक जिन्हें हेल्पर टी सेल कहते हैं, एक हत्यारी मतलब साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल कहेंगे, या फिर हमारे क्या निरोधक मतलब सप्रेसर। तो हमारे तीन प्रकार की होती है। तो हमने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों में अंतर देख लिया। अब हम देखेंगे दो तरह की प्रतिरक्षा, एक तो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी मतलब अनुकूली प्रतिरक्षा के प्रकार देखेंगे। बात करें ये जरूर समझना जरूरी है कि हमारे शरीर ने खुद लड़ाई लड़ी है या उसे बाहर से बने बनाए हथियार मिले हैं। तो इन दोनों के आधार पर इसमें अंतर पाया जाता है कि शरीर खुद तैयार होता है रोगाणु को मारने के लिए या फिर हमने बाहर से कोई दवा ली है। तो एक होती है हमारी कौन सी सक्रिय प्रतिरक्षा, कौन सी होती है सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये क्या होती है? तो जब हमारा शरीर खुद किसी बीमारी से लड़के जब हमारा शरीर क्या खुद किसी बीमारी से लड़के अपनी एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं बनाता है, तो हमारी ये कौन सी कहलाएगी? सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जब हमारा शरीर खुद किसी बीमारी से लड़के अपनी एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं बनाता है मतलब मेमोरी सेल्स बनाता है, इसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। बात करें इसकी विशेषता की तो ये बनने में समय लगती है। क्या? ये बनने में क्या समय लेती है, लेकिन ये दीर्घकालिक या फिर स्थायी सुरक्षा देती है। लेकिन यह क्या है? दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग और स्थायी सुरक्षा देती है। कौन सी? सक्रिय प्रतिरक्षा। बात करें इसके प्रकार की, इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक तुम्हारे प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक की बात करें जिसे नेचुरल कहते हैं, जब हमें वास्तव में कोई बीमारी हो जाती है। क्या? जब हमें कोई वास्तव में बीमारी हो जाती है, जैसे हमारे को चिकन पॉक्स हो गया, जैसे हमारे क्या चिकन पॉक्स हो गया और हम ठीक हो जाते हैं। क्या? जैसे हमारा चिकन पॉक्स हो गया और हम ठीक हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक। ये कौन सा प्रकार हुआ? प्राकृतिक का। फिर बात करें दूसरा था कृत्रिम या आर्टिफिशियल, जब हमें टीका मतलब वैक्सीन जैसे पोलियो एमएमआर ये लगाया जाता है और टीके में क्या होता है? हमारे कमजोर रोगाणु होते हैं जो शरीर को लड़ना सिखाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर देखा दो प्रकार, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अब हम देखेंगे दूसरी प्रतिरक्षा, ये हमारी कौन सी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। बात करें इसकी परिभाषा तो जब शरीर को तुरंत सुरक्षा के लिए जब शरीर को तुरंत सुरक्षा के लिए बने बनाए रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से दे दिए जाते हैं, शरीर खुद कुछ नहीं बनाता, तो इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। बात करें इसकी विशेषता की तो ये तुरंत काम करती है लेकिन ये अस्थायी मतलब टेम्पररी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती है, इसमें क्या किसी भी तरह की कोई भी स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती है। बात करें इसके प्रकार की तो ये हमारे कितने प्रकार की होती है? ये भी हमारे क्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक की बात करें तो माँ से बच्चे में मिलने वाली जो प्रतिरक्षा होती है, क्या माँ से बच्चे में जो मिलने वाली प्रतिरक्षा होती है वो प्राकृतिक के अंदर शामिल की जाती है। जैसे हमारे क्या गर्भनाल मतलब प्लेसेंटा के जरिए आईजीजी एंटीबॉडी बच्चे को मिलती है और माँ के दूध मतलब कोलेस्ट्रॉम से हमारे एजीए एंटीबॉडी बच्चे को मिलती है। तो हमारे क्या प्राकृतिक प्रतिरक्षा है जिसमें हमारे माँ से बच्चे को मिलने वाली प्रतिरक्षा होती है। ये दो प्रकार की है, एक तो हमारे गर्भनाल मतलब प्लेसेंटा के जरिए आईजीजी एंटीबॉडी बच्चे को मिलती है, तो दूसरा हमारे माँ के दूध मतलब कोलेस्ट्रॉम से आईजीए जो एंटीबॉडी है वो हमारे किसको? बच्चे को मिलती है। कृत्रिम रूप से देखें हमारा आर्टिफिशियल तो जब डॉक्टर बने बनाए एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाते हैं। क्या? जब डॉक्टर क्या बने बनाए एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कुत्ता काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर सांप के काटने पर विषनाशक मतलब एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया जाता है। तो हमारे क्या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्रतिरक्षा प्रणाली के कौन कौन से घटक है। प्रतिरक्षा प्रणाली के घटकों की बात करें मतलब कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसकी बात करें तो शरीर की रक्षा प्रणाली किसी एक अंग से नहीं बल्कि हमारी कोशिकाओं और अंगों के एक जाल से मिलके बनती है। आप इसे याद रखेंगे कि शरीर की रक्षा प्रणाली क्या किसी एक अंग की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक अंग से मिलके नहीं बनती है बल्कि ये हमारी कोशिकाओं और अंगों के एक जाल से मिलके बनती है।
बात करें कौन कौन सी कोशिकाएं इसके अंदर शामिल की जाती है, इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है श्वेत रक्त पूर्ण कोशिकाएं, जिन्हें डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। या डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट कहेंगे तो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली की प्राथमिक सैनिक कोशिकाएं होती है। ये हमारी क्या होती है? प्रतिरक्षा प्रणाली की प्राथमिक सैनिक कोशिकाएं होती है, जो रक्त में घूम घूम कर पूरे शरीर की रखवाली करती है। कौन सी? श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर हमारी क्या डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स। दूसरी होती है हमारी कौन सी? भक्षकाणु, जिसे फेगोसाइट कहते हैं। दूसरी कौन सी होती है? फेगोसाइट या भक्षकाणु, जैसे हमारे मैक्रोफेज और या फिर न्यूट्रोफिल्स। कौन से होते हैं? भक्षकाणु, जैसे हमारे क्या मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स। ये कोशिकाएं क्या शरीर में घुसे हुए रोगाणु, जैसे हमारे बैक्टीरिया या फिर वायरस, इसके चारों ओर से घेर कर, इनको क्या है? चारों ओर से घेर कर निगल लेती है और पचा करके नष्ट कर देती है। इन्हें हम कहते हैं फेगोसाइट या भक्षकाणु। तो ये क्या करती है? और ये कोशिकाएं शरीर में घुसे हुए जो रोगाणु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, उनको चारों ओर से घेर लेती है और उनको अपने अंदर समाहित करके निगल लेती है। लास्ट में क्या करती है? उसे पचा लेती है और नष्ट कर देती है। फिर आती है हमारी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में हमारे दो तरह की है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये हमारे अनुकूली प्रतिरक्षा मतलब विशिष्ट हमला की कोशिकाएं होती हैं, जिनके बारे में हमने देख लिया। बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं। बी कोशिकाओं की बात करते हैं, एक एंटीबॉडी नाम की प्रोटीन हथियार बनाती है। ये हमारे क्या एंटीबॉडी नाम की प्रोटीन हथियार बनाती है, जो रोगाणुओं को दूर से ही निष्क्रिय कर देते हैं। जो क्या करते हैं? रोगाणुओं को दूर से ही निष्क्रिय कर देते हैं। टी कोशिकाओं की बात करें, ये या तो अन्य जो रक्षक कोशिकाएं इनकी मदद करती है, इसलिए इन्हें टी हेल्पर टी सेल कहते हैं, या फिर कैंसर या फिर वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को सीधे जाके मार देती है। मतलब ये हमारी किलर टी सेल होती है। फिर एंटीबॉडीज की बात करें तो हमारे बी कोशिकाओं के द्वारा बनाए गए वाई आकार के विशेष प्रोटीन, क्या बी कोशिकाओं के द्वारा बनाए गए बी वाई आकार के विशेष प्रोटीन, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, जो क्या है? केवल विशिष्ट रोगाणुओं से जुड़ के उन्हें नष्ट करने के लिए चिन्हित या मार्क किए जाते हैं। तो किस आकार के होते हैं? वाई आकार के, और इन्हें क्या इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो लसिका तंत्र की बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, तो इसमें प्लीहा मतलब स्प्लीन, लिम्फ नोड मतलब लसिका ग्रंथियां, और वाहिकाएं शामिल होती है। तो लसिका ग्रंथि के तंत्र की बात करें, जिसमें हमारा प्लीहा, लिम्फ नोड और वाहिकाएं शामिल होती हैं, और हमारे क्या फिल्टर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? फिल्टर का काम करते हैं। जब हमारे रक्षक कोशिकाएं रोगाणु को पकड़कर मारती है, रक्षक कोशिकाएं क्या करते हैं? रोगाणु को पकड़ के मारती है, मतलब गले या कांख में गिल्टी निकलना इसके उदाहरण है। लसिका तंत्र की बात करें तो गले में या कांख में हमारी जो गिल्टियां होती है, गांठें बन जाती है, और लसिका तंत्र का ही उदाहरण है। फिर साइटोकाइंस की बात करें तो ये रक्षक कोशिकाओं के बीच बातचीत करने वाली, ये हमारे क्या रक्षक कोशिकाओं के बीच बातचीत करने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो साइटोकाइंस क्या होते हैं? ये रक्षक कोशिकाओं के बीच बातचीत बातचीत करने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। चोट या संक्रमण होने पे ये अन्य रक्षक कोशिकाओं को उस जगह पे बुलाते हैं। तो जब चोट लगती है या संक्रमण होता है, तब क्या होता है? ये अन्य रक्षक कोशिकाओं को उस जगह पे बुलाते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की कार्यविधि। क्या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की कार्यविधि मतलब मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स की बात करें। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर क्या चार चरणों में काम करता है। जब हमारा कोई रोगाणु क्या शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर क्या चार चरणों में काम करता है। पहले चरण में क्या होता है? पहले चरण में होती है रिकॉग्निशन मतलब पहचान। तो प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी तत्व जो एंटीजन है उनको पहचान लेती है कि ये शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये शरीर के लिए खतरा है। दूसरे चरण में होता है एक्टिवेशन। क्या एक्टिवेशन की बात करें, जिसे सक्रियकरण कहते हैं। इसमें दो तरह की प्रतिरक्षा होती है, एक सहज और एक अनुकूली। सहज की बात करें तो भक्षकाणु तुरंत हमला करके रोगाणु को खाना शुरू कर देते हैं, और अनुकूली प्रतिरक्षा में बी और टी कोशिकाएं उस विशिष्ट रोगाणु के खिलाफ सक्रिय हो जाती है। तीसरे चरण में आता है हमारा विनाश या निष्प्रभावीकरण मतलब डिस्ट्रक्शन। इसकी बात करें तीसरे चरण में, इसमें आते हैं हमारी कौन सी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो हमारी बी कोशिकाएं देती है, और कोशिका मध्यस्थ इम्यूनिटी हमारी टी कोशिकाएं देती है। तो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें तो रक्त और तरल पदार्थ जो कोशिका के बाहर होते हैं, तो रक्त और तरल पदार्थों में मौजूद रोगाणुओं पर एंटीबॉडी दाग करके उन्हें निष्क्रिय कर देती है। ये क्या करते हैं? रक्त और तरल पदार्थों में मौजूद जो रोगाणु होते हैं उन पर एंटीबॉडी दागती है और उन्हें निष्क्रिय कर देती है। फिर कोशिका मध्यस्थ इम्यूनिटी की बात करें मतलब टी कोशिकाओं की, तो ये उन रोगाणु जैसे वायरस को मारती है जो कोशिकाओं के अंदर घुस चुके हैं। बात करें किलर टी सेल्स की, ये किलर टी कोशिकाओं की, ये पूरी संक्रमित कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। जो कोशिकाएं संक्रमित हो चुके हैं उनको नष्ट कर देती है। चौथे चरण की बात करें तो इसे कहते हैं स्मृति चरण या मेमोरी फॉर्मेशन। तो लड़ाई जीतने के बाद कुछ बी और टी कोशिकाएं स्मृति कोशिकाओं में बदल जाती है, मतलब मेमोरी सेल्स में बदल जाती है, और भविष्य में उसी रोगाणु के दोबारा आने पे ये तुरंत और भयंकर हमला करती है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते। अब हम
टॉपिक की बात करें, टॉपिक हमारा प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे। तो ये देखेंगे प्रतिरक्षण क्या होता है। प्रतिरक्षण की बात करें तो प्रतिरक्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर किसी विशिष्ट बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता हासिल करता है। आपसे याद रखेंगे प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर किसी विशिष्ट बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी हासिल करता है। और ये हमारे क्या दो प्रकार की होती है। इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षण क्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी। एक तो हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी होती है हमारी दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षण। एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरी होती है निष्क्रिय या फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन। बात करें दोनों की परिभाषा की तो सक्रिय प्रतिरक्षण क्या होता है। तो शरीर स्वयं एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं बनाता है इसमें। जबकि हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षण में क्या होता है, शरीर को बने बनाए मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से दिए जाते हैं। कार्य प्रणाली की बात करें तो सक्रिय प्रतिरक्षण में क्या होता है, एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, बी या फिर टी कोशिकाएं जो हमारे बी या टी कोशिकाएं होती है ये लड़ती है और स्मृति कोशिकाएं बनाती है। जबकि हमारी निष्क्रिय प्रतिरक्षण कैसे कार्य करती है, तो दूसरे व्यक्ति या फिर जानवर के जो एंटीबॉडी रोगी को दिए जाते हैं जिससे तुरंत सुरक्षा मिलती है। बात करें स्मृति कोशिकाओं की तो सक्रिय प्रतिरक्षण में स्मृति कोशिकाएं बनती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षण में क्या होता है, स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती। आपसे याद रखेंगे इसमें स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती है। बात करें हमारे सक्रिय प्रतिरक्षण की तो इसमें सुरक्षा की अवधि दीर्घकालिक या फिर स्थायी होती है, जबकि हमारे निष्क्रिय प्रतिरक्षण के अंदर अल्पकालिक या फिर अस्थायी होती है सुरक्षा की अवधि। उदाहरण की बात करें तो हमारे सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, प्राकृतिक संक्रमण जैसे हमारे चिकन पॉक्स का होना या फिर टीकाकरण जैसे पोलियो ड्रॉप्स इनको शामिल करते हैं। जबकि पैसिव या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षण की बात करें, इसमें माँ के दूध से बच्चे को एंटीबॉडी मिलना या फिर रेबीज या एंटीवेनम का इंजेक्शन इनको शामिल किया जाता है। अब बात करेंगे हम टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी की। किसकी, टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी की बात करें। सबसे पहले देखेंगे टीकाकरण क्या होता है। ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने की ट्रेनिंग देने का एक तरह से तरीका है। ये हमारे क्या शरीर को बीमारी से लड़ने की ट्रेनिंग देने का तरीका है। टीके में रोगाणु का कमजोर मरा हुआ या केवल एक छोटा सा हिस्सा जैसे कोई प्रोटीन डाला जाता है। तो टीके में क्या रोगाणु का कमजोर मरा हुआ या एक छोटा सा हिस्सा मतलब प्रोटीन डाला जाता है और ये इतना कमजोर होता है कि हमें बीमार नहीं कर सकता, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से असली खतरा मानती है। क्या ये इतना कमजोर होता है कि हमें बीमार तो नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है इसे असली खतरा मानती है और इसे असली खतरा मानकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज और स्मृति कोशिकाएं मतलब मेमोरी सेल्स बना लेती है। आप इसे याद रखेंगे। तो ये तुम्हारा क्या टीकाकरण हुआ। अब बात करेंगे हम किसकी, सामूहिक प्रतिरक्षा जैसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं इसकी बात करें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य की अवधारणा कौन सी, हर्ड इम्यूनिटी। जब किसी समाज या आबादी के एक बड़े हिस्से में जैसे हमारे 70 से 80% का टीकाकरण हो जाता है। क्या, जब किसी समाज या आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण हो जाता है तो बीमारी का फैलना लगभग रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वायरस को संक्रमित करने के लिए नए नए लोग मिलते ही नहीं है। इससे फायदा क्या होता है, इससे हमारे उन लोगों को भी रक्षा होती है जो जो शारीरिक कमजोरी, बीमारी या कम उम्र मतलब नवजात शिशु के कारण टीका नहीं लगवा पाते, उनको भी इससे फायदा होता है। टीकाकृत लोग वायरस के आगे बढ़ने के रास्ते में दीवार का काम करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी या सामूहिक प्रतिरक्षा कहते हैं। अब बात करेंगे हमारे कौन कौन से टीके हैं। टीकों की बात करें तो प्रमुख टीके, रोकथामित रोग और उनके प्रशासन का विवरण की बात करें तो बात करें सबसे पहले टीका। टीका कौन सा, हमारे बीसीजी का टीका। टीका किस रोग को रोकने के लिए काम आता है, क्षय रोग मतलब टीबी जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। बात करें कब लगाया जाता है, प्रशासन की बात करें मतलब लगाया कब जाता है आयु की, तो जन्म के तुरंत बाद। ये हमारे कब लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद। और कहाँ लगाया जाता है, हमारे अंतःत्वचीय मतलब त्वचा के भीतर लगाया जाता है, इंट्राडर्मल लगाया जाता है। आप इसे याद रखें, मुंह में नहीं दिया जाता बल्कि त्वचा में इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है हमारे क्या, क्षय रोग का बीसीजी का टीका। दूसरा टीका आता है हमारा कौन सा, हेपेटाइटिस बी। क्या, हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हमारे किससे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी जो हमारे यकृत या लीवर के संक्रमण से संबंधित है। या यकृत या लीवर के संक्रमण से संबंधित है हेपेटाइटिस बी का टीका। बात करें कब लगाया जाता है, तो जन्म के समय 6 सप्ताह और 6 महीने 3 बार लगाया जाता है। ये हमारा कौन सा, हेपेटाइटिस बी का टीका। और लगाया कहाँ जाता है, मांसपेशियों में। तो अंतपेशीय मतलब इंट्रामस्कुलर मतलब मांसपेशी में टीका लगाया जाता है। अगला टीका हमारा कौन सा, डीटीपी। डीटीपी मतलब डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस जिसे काली खांसी भी कहते हैं। तो इस रोगों के लिए हमारा टीका लगाया जाता है डीटीपी का। और एक कब लगाया जाता है, 3 समय लगाया जाता है, 6, 10 और 14 सप्ताह। या 6, 10 और 14 सप्ताह में हमारे ये टीका लगाया जाता है। लगाते कहाँ में, अंतपेशीय मतलब इंट्रा मस्कुलर में लगाया जाता है।
फिर अगला टीका आता है हमारा पोलियो। पोलियो टीके की बात करें जिसे आईपीवी कहते हैं। क्या? आईपीवी कहते हैं पोलियो को। ये हमारा पोलियो माइसिटीज, क्या? पोलियो माइलाइटिस जो लकवा है उसके लिए हमारे क्या पोलियो का टीका लगाया जाता है, और ये हमारे वही 3 बार लगाया जाता है, 6, 10 और 14 सप्ताह में। और लगाते कहाँ पे? हमारा अंतःपेशीय या अंतःत्वचीय दोनों जगह पे हमारे पोलियो का टीका लगाते हैं। तो रोटा वायरस की बात करें तो रोटा वायरस संक्रमण जो हमारे गंभीर दस्त या डायरिया है उसका टीका लगाया जाता है। कब? 6 से 8 सप्ताह में इसको लगाया जाता है। दिया कैसे जाता है? हमारा ओरल मतलब मुंह से दिया जाता है हमारे रोटा वायरस का टीका। एमएमआर की बात करें जिसमें मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला जैसे खसरा, मीजल्स को तो खसरा कहते हैं, मम्प्स को कंठमाला कहते हैं। तो इसका टीका कौन सा? हमारा एमएमआर का टीका। कब लगाया जाता है? पहला टीका हमारा 9 से 12 महीने में, और दूसरा टीका 4 से 6 वर्ष के दौरान लगाया जाता है एमएमआर का टीका। कहाँ लगाते हैं? अंतःचर्मी मतलब सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे लगाया जाता है हमारा एमएमआर का टीका। वेरिसेला वायरस की बात करें तो वेरिसेला टीका लगाया जाता है हमारे चिकन पॉक्स के अंदर। कब लगाया जाता है? हमारे पहला टीका हमारे 12 से 15 महीने के बीच में, और दूसरा टीका लगाते हैं चौथे से छठे वर्ष के बीच में। तो कहाँ लगाते हैं? अंतःचर्म मतलब सबक्यूटेनियस में लगाया जाता है। कौन सा? हमारे वेरिसेला वायरस का टीका। फिर एचपीवी की बात करें, एचपीवी की बात करें तो ये हमारे सर्वाइकल कैंसर और जननांग मस्से के सर्वाइकल कैंसर और जननांग मस्से में लगाया जाता है एचपीवी का टीका। हमारे 11 से 12 वर्ष की आयु में मतलब 3 खुराकें दी जाती है। और कहाँ लगाया जाता है? हमारा इंट्रामस्कुलर। कहाँ लगाया जाता है? इंट्रामस्कुलर में लगाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो हम चित्र में देख सकते हैं जो अंतःपेशीय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का सामान्य स्थान कौन सा है? तो हमारे बाह वाला स्थान है, ये हमारा कंधे वाला स्थान है, तो ये वाला स्थान है, तो इसमें इस वाले स्थान पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। आप इसे याद रखिए। तो चित्र में भी आपको इसके माध्यम से ठीक से समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे टीकों के प्रकार। टीके कितने प्रकार के होते हैं? टीकों के प्रकार की बात करें टाइप ऑफ वैक्सीन। तो टीके बनाने के तरीके के आधार पर या तकनीक के आधार पर इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। ये हमारे वर्गीकरण ये तय करता है कि टीका कितना प्रभावी होगा और इसके कितने कितने साइड इफेक्ट होंगे। हम इसे देख सकते हैं कितनी श्रेणियां बनाई, 4 श्रेणियां इसकी बनाई गई। पहली श्रेणी आती है हमारी कौन सी? पहली श्रेणी हमारी जीवित शीनित टीके मतलब लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन की बात करें तो ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो इसमें हमारे इनमें हमारे जीवित रोगाणु का ही उपयोग किया जाता है। किसका? जीवित रोगाणु का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोगशाला में उसे इतना कमजोर मतलब एट्यूनेटेड कर दिया जाता है कि वो बीमारी पैदा ना कर सके। बात करें इसकी विशेषता की, चूंकि ये बिल्कुल असली संक्रमण जैसा होता है, चूंकि ये क्या हमारे बिल्कुल असली संक्रमण जैसा होता है, इसलिए यह बहुत ही मजबूत और दीर्घकालिक मतलब अक्सर जीवन भर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। उदाहरण की बात करें जैसे खसरा, मम्प्स, रूबेला, ये एमएमआर का टीका है। चिकन पॉक्स और पीत ज्वर जो येलो फीवर है, इनके टीके हमारे कैसे होते हैं? जीवित शीणित टीके होते हैं। शीणित मतलब कमजोर किए हुए टीके। दूसरा टीका आता है हमारा कौन सा? निष्क्रिय या मृत टीके। कौन सा? निष्क्रिय मृत टीके की बात करें तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करें तो किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो इनमें हमारे रोगाणु को गर्मी मतलब हीट विकिरण या रसायनों के द्वारा गर्मी विकिरण या रसायनों के द्वारा मार दिया जाता है, मतलब किल कर दिया जाता है। निष्क्रिय या मृत टीकों के अंदर रोगाणु को मार दिया जाता है। बात करें इसकी विशेषता की तो ये बहुत ही सुरक्षित होते हैं, लेकिन ये जीवित टीकों जितने मजबूत प्रतिरक्षा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रोगाणु मर जाता है। इसलिए समय समय पर इनके बूस्टर शॉट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? बूस्टर शॉट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा पोलियो का इंजेक्शन होता है, आईपीवी, रेबीज का टीका, हेपेटाइटिस ए, तो ये सभी हमारे क्या निष्क्रिय या मृत टीके कहलाते हैं। तीसरा आता है हमारा ओपिकाई, पुनर्योगज या फिर संयुग्मी टीके, सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट और कंजुगेट टीकों की बात करें तो इस किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो पूरे रोगाणु का उपयोग करने की बजाय, इसमें क्या पूरे रोगाणु का उपयोग करने के बजाय केवल उसके एक विशिष्ट हिस्से का ही उपयोग किया जाता है, जैसे उसके बाहरी आवरण या फिर का प्रोटीन या फिर शर्करा, उसी का उपयोग किया जाता है हमारे टीके बनाने के लिए। जिसमें पूरे रोगाणु का उपयोग करने के बजाय केवल उसके एक विशिष्ट हिस्से जैसे उसके बाहरी आवरण का प्रोटीन या फिर शर्करा, इसका उपयोग करते हैं। विशेषता की बात करें, चूंकि इसमें पूरा का पूरा रोगाणु नहीं होता है, इसलिए इसके दुष्प्रभाव बहुत ही कम होते हैं और एक कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को भी सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। ऐसे लोग जिनकी क्या प्रतिरक्षा कमजोर, उनको भी ये टीका दिया जा सकता है। जैसे हमारा हेपेटाइटिस बी, एचपीवी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी। तो हमारे ये कौन से हैं? उपिकाई, पुनर्योगज या संयुग्मी टीके। चौथा तो हमारा कौन सा? एमआरएनए या डीएनए टीके, जिन्हें हम जेनेटिक वैक्सीन भी कहते हैं। कौन से? एमआरएनए या डीएनए टीकों की बात करें तो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? सिद्धांत की बात करें
ये सबसे नवीनतम मतलब नवीन तकनीक है जिसमें रोगाणु नहीं होता है। इसमें क्या रोगाणु नहीं होता बल्कि उसका आनुवंशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक कोड शरीर में भेजा जाता है। इसमें जीवाणु मतलब रोगाणु को नहीं बल्कि क्या उसके आनुवंशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक कोड को शरीर में भेजा जाता है और ये कोड क्या करता है शरीर की कोशिकाओं को रोगाणु जैसा प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। ये कोड क्या करता है हमारे शरीर की कोशिकाओं को रोगाणु जैसा प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है जिसे देखकर शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। विशेषता की बात करें तो इन्हें प्रयोगशाला में बहुत ही तेजी से बनाया जा सकता है। महामारी के समय के लिए या महामारी के समय के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हमारे कौन सा है एमआरएनए या फिर डीएनए टीके। उदाहरण के लिए देखें जैसे कोविड-19 का फाइजर और मॉडर्ना टीके थे इसी के उदाहरण हैं। बात करें कोविड-19 टीकों की तुलना की बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सीन और अदर्स जो दूसरे टीके हैं उनमें अंतर की बात करें तो भारत में उपयोग किए गए मुख्य टीके जो टीके हैं उनमें अंतर समझना क्या विज्ञान और स्वास्थ्य खंड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो टीकों के अंदर अंतर देखते हैं। तो दो खास टीके थे हमारे कौन कौन से एक तो हमारा कोविशील्ड था और एक कोवैक्सीन था। इनके अंदर अंतर देखते हैं। बात करें निर्माण की तो कोविशील्ड का निर्माण हमारे SII मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था जो हमारे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की तकनीक थी। क्या ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की तकनीक थी कौन सी कोविशील्ड। कोवैक्सीन की बात करें तो भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर बनाया था। भारत बायोटेक ने किसके ICMR के साथ मिलकर बनाया था कौन सी कोवैक्सीन। बात करें वैक्सीन के टाइप की तो कोविशील्ड क्या वायरल वेक्टर टीका है मतलब चिंपैंजी के एडेनो वायरस का उपयोग करके ये बनाया गया था कोविशील्ड। जबकि कोवैक्सीन की बात करें तो हमारा निष्क्रिय विषाणु वायरस है मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस है किस कौन सा कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन का प्रकार की बात करें निष्क्रिय विषाणु वायरस है। कार्यविधि या मैकेनिज्म की बात करें तो कोविशील्ड क्या है ये शरीर में स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश भेजता है। ये शरीर में क्या करता है हमारे स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश भेजता है जबकि कोवैक्सीन ये क्या करता है मरे हुए मतलब निष्क्रिय कोरोना वायरस का उपयोग करता है। तो ये मरे हुए मतलब निष्क्रिय कोरोना वायरस का उपयोग करता है। खुराक और अंतराल की बात करें तो कोविशील्ड में 2 खुराकें दी जाती है मतलब 4 से 12 सप्ताह के अंतराल में क्या 4 से 12 सप्ताह के अंतराल में हमारे 1 महीने से 3 महीने में 2 खुराकें दी जाती है। कोवैक्सीन में भी 2 खुराकें दी जाती है जो हमारे 1-1 महीने के अंतर में दी जाती है। एफिकेसी की बात करें हमारे प्रभावकारिता की तो इसकी एफिकेसी या प्रभावकारिता लगभग 70 से 90% है कोविशील्ड की जबकि हमारे कोवैक्सीन 81% है। तो लक्षण ये कोविड के खिलाफ हमारी क्या इसकी प्रभावशीलता कितनी 81%। जबकि आयु सीमा की बात करें किसकी आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से जो वयस्क है ऊपर की आयु के हैं उनको ये लगाई जाती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए भी उपलब्ध कोवैक्सीन। तो दोनों के अंदर हमने अंतर देख लिया। अब बच्चों के लिए और कौन कौन से टीके हैं उनकी बात करें जैसे कॉर्बेवैक्स है बायोलॉजिकल ई के द्वारा निर्मित है ये हमारा कॉर्बेवैक्स। ये हमारे एक पुनर्योगित प्रोटीन उपिकाई जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट का टीका है जो हमारे 5 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लगाया जाता है कौन सा कॉर्बेवैक्स। फिर बात करें कोवोवैक्स या कोवोवैक्स की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट मतलब नोवावैक्स की तकनीक के द्वारा निर्मित हमारा कौन सा कोवोवैक्स। और ये हमारे क्या पुनर्योगस नैनो पार्टिकल का टीका है जो हमारे 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इंडियाज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब भारत का प्रतिरक्षण कार्यक्रम की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। भारत का जो टीकाकरण कार्यक्रम है ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है जो सालाना लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को और 2.6 करोड़ बच्चों को कवर करता है। बात करें इसके ऐतिहासिक विकास क्रम की तो 1978 में इसको शुरुआत की गई थी। किस रूप में हमारे विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम थे EPI के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। 1985 की बात करें तो इसका नाम बदल दिया गया नाम बदल के क्या रखा गया UIP मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया मतलब सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम इसका नाम कर दिया गया। बात करें उद्देश्य की तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था बच्चों और गर्भवती महिलाओं को किसको बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका निवारणीय रोग जो VPD के कारण होने वाली जो मृत्यु है और बीमारियों से बचाना इसका उद्देश्य था। बात करें हमारे जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो 1985 में नाम बदला गया था तो इसके अंतर्गत 12 कितने 12 हमारे जानलेवा रोग जो VPD है इनसे बचाव किया जाता है जैसे कौन कौन से डिप्थीरिया काली खांसी जिसे पर्टुसिस कहते हैं फिर टिटनेस पोलियो क्षय रोग जिसे TB कहते हैं हेपेटाइटिस बी मेनिंजाइटिस निमोनिया जापानी इंसेफेलाइटिस रोटावायरस मतलब दस्त न्यूमोकोकल PCV खसरा रुबेला MR। तो इस तरह से हमने देखा तो 12 जानलेवा रोग है उनसे बचाव किया जाता है इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। फिर आता है हमारा मिशन इंद्रधनुष किसकी बात करें मिशन इंद्रधनुष की बात करें जिसे MI भी कहते हैं उसके चरणों की बात करें
तो टीकाकरण कवरेज को 90% से अधिक तक पहुंचाने के लिए, या टीकाकरण कवरेज को 90% से अधिक पहुंचाने के लिए और छूट गए जो बच्चे हैं उनको कवर करने के लिए सरकार ने 2015 में, सरकार ने क्या 2015 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। और इसके चरणों की बात करें तो इसके कौन कौन से चरण है, चरणों की बात करें तो इसके कितने चरण है, हमारे 5 चरण है। पहले चरण की बात करें तो सबसे पहले आता है मिशन इंद्रधनुष, 2015 में शुरू किया गया था। शुभारंभ की बात करें तो 89 लाख से अधिक उन बच्चों को खोजना और टीका लगाना जिनका या तो टीकाकरण नहीं हुआ है या फिर आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ, तो उनको खोजना हमारे क्या मिशन इंद्रधनुष का हिस्सा था शुरुआत में, 89 लाख से अधिक बच्चों को। फिर इंद्रधनुष की बात करें चरण 1 की, जो हमारे गहन था 2017 में, जिसमें फोकस किया गया था शहरी क्षेत्रों और उन जिलों पर केंद्रित, क्या शहरी क्षेत्रों उन जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां हमारे टीकाकरण की दर बहुत ही कम थी। तो दिसंबर 2018 तक हमारा 90% का लक्ष्य रखा गया था ये। फिर ये चरण 2 की बात करें तो हमारा 19-20 के अंदर चला था। ये हमारा राष्ट्रव्यापी अभियान था, तो इससे हमारे 272 लक्षित जिलों में चलाया गया था। कितने? 272 लक्षित जिलों में चलाया गया था। 2022 तक हमारा 90% कवरेज का इसमें लक्ष्य रखा गया था। कितने? 2022 तक 90% के कवरेज का लक्ष्य इसमें रखा गया। अगले चरण की बात करें, तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण हमारा 2021 के अंदर आता है, जिसकी बात करें तो कोविड-19 का प्रभाव आया था। तो महामारी और लॉकडाउन के कारण जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं टीकों में पीछे छूट गए थे, उन्हें कवर करना और विशेषकर हमारे प्रवासन मतलब माइग्रेंट्स और दुर्गम क्षेत्रों पर ध्यान देना। फिर चौथे चरण की बात करें, किसकी? चौथे चरण की बात करें तो व्यापक कवरेज इसमें किया गया है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, कितने? 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में 3 चरणों में अभियान चला के वंचित बच्चों, महिलाओं को लक्षित किया गया था। बात करें 5वें चरण की, तो हमारा 2023 के अंदर चला था, जिसमें ऐतिहासिक बदलाव किया गया। पहली बार 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शामिल इसमें किया गया। पहले आयु सीमा बहुत कम थी। बात करें फोकस की, तो 2023 तक हमारा खसरा, रुबेला इसका पूर्ण उन्मूलन करना इसमें लक्ष्य रखा गया था। बात करें डिजिटल पहल की, डिजिटल पहल की बात करें, डिजिटल इनिशिएटिव की, तो भारत सरकार ने टीकाकरण की ट्रैकिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए यूबिन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या? यूबिन एक प्लेटफॉर्म उसे लॉन्च किया है, तो हमारा कोविड के कोविन प्लेटफॉर्म की तर्ज पे काम करता है। जैसे कोविन काम करता था उसी तरह यूबिन काम करता है। फिर हम बात करें, एक नया टॉपिक आता है एकल क्लोनी प्रतिरक्षी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करें तो ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए इनकी परिभाषा। तो हमारे प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से बनाए गए प्रोटीन अणु है। ये हमारे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए गए प्रोटीन अणु है, जिन्हें शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब एंटीबॉडीज की नकल करने के लिए इंजीनियर किया गया है। जिन्हें किस तरीके से इंजीनियर किया गया है? हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज की नकल करने के लिए इंजीनियर या बनाया गया है। बात करें एकल क्लोन या मोनोक्लोन क्या होता है, तो ये सभी हमारे एंटीबॉडी एक ही प्रकार की मूल कोशिका मतलब सिंगल क्लोन से बनाई जाती है। ये सभी की सभी हमारे एंटीबॉडी क्या एक ही प्रकार की मूल कोशिका मतलब सिंगल क्लोन से बनाई जाती है। इसलिए सभी बिल्कुल एक जैसी और ये मतलब एक समान होती है और शरीर में किसी एक विशिष्ट लक्ष्य मतलब स्पेसिफिक एंटीजन जैसे हमारे कैंसर कोशिका या किसी विशेष वायरस पे अचूक हमला करने के लिए डिजाइन की जाती है। या हमारे किसी विशेष वायरस या फिर किसी विशेष कोशिका जैसे हमारे कैंसर कोशिका इस पे हमला करने के लिए डिजाइन की जाती है। बात करें इसके नामकरण की पहचान, या नामकरण की पहचान की बात करें तो जिन दवाओं के नाम में -MAB होता है, जैसे OMAB, GMAB, ZUMAB, UMAB ये लगा होता है, ये सभी की सभी हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। तो अब बात करेंगे हमारे किसकी? एकल क्लोनिक प्रतिरक्षी के प्रकार की बात करें तो इन्हें बनाने में हमारे चूहे और मानव के प्रोटीन के अनुपात के आधार पे, या चूहे और मानव के प्रोटीन के अनुपात के आधार पे इसे 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला आता है हमारा कौन सा भाग? म्यूरिन। पहला भाग आता है हमारा म्यूरिन, जिस नामकरण की बात करें तो सफिक्स लगा होता है OMAB। बात करें संरचना की तो ये पूरी तरह से चूहे के प्रोटीन से बनी होती है हमारे म्यूरिन। बात करें उदाहरण की तो OKT3 जो मुरोमोनाब मुरोमोनाब है, अंग प्रत्यारोपण के समय अंग अस्वीकृति को रोकने के लिए ये दी जाती है। बात करें कौन सी? म्यूरिन। दूसरी बात है चिमेरिक। चिमेरिक की बात करें तो इसमें XIMAB इसका सफिक्स होता है नामकरण की बात करें तो ये हमारे आंशिक रूप से चूहा लगभग 33% और आंशिक रूप से मानव प्रोटीन से बनी होती है, मतलब 67% हमारे मानव प्रोटीन से बनी होती है। उदाहरण की बात करें तो रिट्समैब जो हमारे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर के इलाज में काम आती, कौन सी? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर के इलाज में काम आती कौन सी? चिमेरिक। तीसरा था मानवीकृत मतलब ह्यूमनाइज्ड, इसमें हमारे जूमेब ZUMAB ये हमारे सफिक्स लगा होता है नामकरण का।
बात करें इसकी, तो ये अधिकांश मानव, लगभग 90% हमारे मानव से मिलके बनी होती है। और केवल इसका लक्ष्य क्या होता है? केवल इसका लक्ष्य को पकड़ने वाला हिस्सा चूहे का होता है। इसका लक्ष्य को पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है वही चूहे का होता है। जिस उदाहरण की बात करें तो ट्रस्टोजुमेब जो हमारे स्तन कैंसर के इलाज में काम आता है। तो ये बात करें हमारे मानव तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार आता है हमारा पूर्ण मानव, जो हमारे क्या फुली ह्यूमन होता है। पूर्ण मानव, ये फुली ह्यूमन की बात करें, इसे यूएमएबी कहते हैं। क्या इसका सफिक्स क्या होगा? यूएमएबी। बात करें कैसे निर्मित होती है, तो पूरी तरह से मानव एंटीबॉडी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनी हुई। ये इसके साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं एडालीमुबेब। एडालीमुबेब इसका उदाहरण है। जैसे हमारे रूमेटियड आर्थराइटिस होता है, जो हमारा रूमेटिड आर्थराइटिस होता है, जिसे गठिया रोग कहते हैं, उसके इलाज में ये काम आती है। तो हमारा एकल क्लोनी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उनकी बात करी, प्रतिरक्षी, तो निम्न 4 प्रकार देखे कौन कौन से? म्यूरिन, चिमेरिक, मानवीकृत और पूर्ण मानव। अब देखेंगे MABS के नैदानिक उपयोग, जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है उनकी बात करें। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के कौन कौन से उपयोग है उनकी बात करते हैं। एमएबीज शॉर्ट में कहते हैं। तो एमएबीज आधुनिक चिकित्सा में एक जादुई गोली, जो मैजिक बुलेट की तरह काम करती है। कैसे उनकी बात करें, जैसे हमारा आता है कैंसर उपचार या टारगेटेड थेरेपी की बात करें, तो पारंपरिक कीमोथेरेपी क्या करती है? पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जबकि हमारे एमईबीज क्या करते हैं? केवल कैंसर कोशिकाओं को पहचानते हैं और उनसे जाके चिपक जाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को उन्हें नष्ट करने का संकेत देते हैं। जैसे हमारे स्तन कैंसर में ट्रोस्टुजुमेब है। इस संक्रामक रोग इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें, तो वे वायरस या बैक्टीरिया, क्या ये वायरस या बैक्टीरिया को सीधे निष्क्रिय मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे हमारे शिशुओं में एसआरवी संक्रमण हो जाता है, तो हमारे शिशुओं में एसआरवी संक्रमण को रोकने के लिए पहली बीजूमेब और हाल ही में हमारे कोविड-19 के इलाज में काम आने वाला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल हमारी इस तरह की संक्रामक रोग से रक्षा करते हैं। तीसरा आता है हमारा स्व प्रतिरक्षित रोग। क्या बात करें? स्व प्रतिरक्षित रोग या ऑटो इम्यून डिजीज की बात करें, जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। जैसे हमारा रूमेटिड आर्थराइटिस होता है, जैसे गठिया होता है। तो एमईबी जैसे हमारे एडालीमुबेब, ये क्या करते हैं? उन अति सक्रिय कोशिकाओं या टीएनएफ अल्फा इनको ब्लॉक कर देती है, जो क्या हमारे शरीर को खुद ही नुकसान पहुंचाती है। फिर अंग प्रत्यारोपण की बात करें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो नया ऑर्गन जैसे हमारी किडनी लगाने पर शरीर उसे बाहरी मान लेता है और उसे खारिज कर देता है। तो एमएबीज क्या करती है? टी कोशिकाओं को शांत करके इस स्वीकृति को रोकती है। ये अस्वीकृति है जो बाहरी अंग उनको अस्वीकृत करते हैं, उनको रोकने का काम करती है। बात करें इनकी उत्पादन तकनीकों की, तो इन्हें बनाने के लिए हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी, इन्हें बनाने के लिए क्या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, जिसके लिए हमारे 1984 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो पुनः संयोजक डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ट्रांसजेनिक जो जानवर है मतलब जीन समृद्ध चूहे, इनका उपयोग किया जाता है। तो इन्हें बनाने के लिए हमारा हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी, पुनः संयोजित डीएनए तकनीक और ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग किया जाता है। अब हमारा एक सवाल आता है, सवाल यही है हमारे टीकों के प्रकार, उनकी कार्यविधि का तुलनात्मक अध्ययन देखना था। तो हमने पहले से देख सकते हैं हमारे क्या इनएक्टिवेटेड टीके और लाइव एन्यूटेड टीके, दो टीके ये है। तीसरा हमारा कौन सा होता है? सब यूनिट सबयूनिट और डीएनए एमआरएनए आनुवंशिक टीके। तो इन चारों के अंदर अंतर देख लेते हैं। पहले से बात करें इनकी संरचना की, तो इनकी संरचना कैसी होती है। पहले हमारे निष्क्रिय टीके की बात करें, तो इसमें रसायनों या गर्मी से मारे गए जो रोगाणु होते हैं उनको शामिल करते हैं। जीवित या श्रेणीकृत की बात करें, तो इसमें अत्यंत कमजोर किए गए रोगाणु या जीवाणु, वो जीवित रोगाणु को शामिल करते हैं। किसमें? हमारे जीवित श्रेणीकृत में पहले हम देख चुके हैं। सब यूनिट या संयुग्मित की बात करें, तो इसमें रोगाणु का केवल एक विशिष्ट भाग मतलब शरीर या फिर शर्करा या प्रोटीन काम में लेते हैं। जबकि डीएनए एमआरएनए की मतलब आनुवंशिक की बात करें, इसमें हमारा रोगाणु का जेनेटिक कोड मतलब एमआरएनए काम में लिया जाता है। बात करें कैसे काम करता है इसकी बात करें, तो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना वो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मैं लेकिन इसे बार बार बूस्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा पोलियो, आईपीवी, हेपेटाइटिस ए और रेबीज, ये हमारे इसके प्रमुख उदाहरण है। श्रेणीकृत की बात करें, जीवित श्रेणीकृत की, तो ये बिल्कुल प्राकृतिक संक्रमण की नकल करता है, जिससे बहुत ही मजबूत और स्थायी इम्यूनिटी प्राप्त होती है। ये हमारा कौन सा श्रेणीकृत वाला है? कौन सा श्रेणीकृत? जीवित श्रेणीकृत टीके। जैसे उदाहरण की बात करें, तो एमएमआर, वेरिसेला मतलब चिकन पॉक्स और पीत ज्वर इसके उदाहरण है। बात करें सब यूनिट की, तो ये हमारे पूरे इस रोगाणु के क्या ये पूरे रोगाणु के बिना केवल लक्ष्य मतलब टारगेट पर हमला करने की ट्रेनिंग देता है। जैसे हमारा हेपेटाइटिस बी, एचपीवी, कैंसर और एचआईवी।
बात करें डीएनए और एमआरएनए की, तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को खुद रोगाणु जैसा प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं को खुद रोगाणु जैसा प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं और फिर शरीर उस पर हमला करता है। जैसे उदाहरण हमारे फाइजर, मॉडर्ना, जो हमारे कोविड-19 वैक्सीन थी। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा प्रतिरक्षीकरण मतलब इम्यूनाइजेशन और प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।